अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम थ्योरम का इंट्रोडक्शन करेंगे कि बेसिकली आपके पास थ्योरम होता क्या है और इसकी स्टेटमेंट क्या होती है और इसके अंदर किस तरह के मतलब आप उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और थ्योरम की जो मजीद उसके अंदर जो कन्वर्स की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेमस वगैरह जो होते हैं उनकी बात करेंगे, एक्सियम को हम देखेंगे, पास्टुलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, लेक्चर का कुछ फ्लो इस तरह से होगा। सबसे पहली चीज़ हम इसके अंदर थ्योरम को डिफाइन करेंगे कि थ्योरम आपके पास होता है। ठीक है, सेकेंडली इसके बाद हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है इसके जो पार्ट्स होते हैं इन पार्ट्स की बात की जाएगी। ठीक है, उस पार्ट्स के बाद फिर हम इसके अंदर देखेंगे कन्वर्स किसी थ्योरम का क्या होता है थ्योरम का, और इसके इनवर्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है वो थ्योरम होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज थ्योरम? Actually, theorem is a statement. Theorem is a statement that is already proved. That's already proved by using axiom, postulate, and logical reasoning. थ्योरम बच्चे किस तरह की स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूव की होती है और उसको हम जो मतलब वो प्रूव किस तरह से होती है उसके अंदर एक्सियम यूज किया जाता है, पास्टुलेट यूज किया जाता है और लॉजिकल रीजन यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्सियम आपके पास क्या होता है, पास्टुलेट की बात करेंगे, एट द एंड फिर हम किसकी बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखें क्या होती है। स्टेटमेंट आपके पास इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस, is a mathematical sentence that is either true or false but not both। आपके पास स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं होते आपके पास। इसको फिर हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट की जो है हमारे पास चार टाइप्स होती हैं, इन टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहली टाइप जो होती है इसको कहा जाता है कि ओपन स्टेटमेंट, दूसरी आपके पास क्लोज स्टेटमेंट आती है, फिर एरिस्टोलियन आती है और दूसरी आपके पास नॉन एरिस्टोलियन आती है। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, क्लोज स्टेटमेंट क्या होती है, एरिस्टोलियन कौन सी होती है, नॉन एरिस्टोलियन आपके पास कौन सी होती है। ओपन स्टेटमेंट, क्लोज स्टेटमेंट देखें जिस तरह मैं कहता हूँ 1 + 1 = 2, तो देखेंगे आपके पास फिक्स नंबर के लिए ये बात हो रही है 1 + 1 = 2, तो इसको आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट क्या है, क्लोज है। इसके अंदर कोई दूसरा नंबर आप मतलब गेस नहीं कर सकते, वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट चीज है। जब कांस्टेंट नंबर्स की बात की जाए तो फिर इसको क्लोज स्टेटमेंट कहा जाता है। जिस तरह मैं कहता हूँ 2 × 2 max 4, तो ये आपके पास क्लोज स्टेटमेंट होगी। अभी ओपन स्टेटमेंट जिस तरह मैं कहता हूँ x > 1। अब ये ओपन स्टेटमेंट है, इसमें 2 भी आ सकते हैं, इसमें 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या ओपन है जिसके अंदर वेरिएशन आ रही है, इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कौन सी स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट। सेकंड में जो एरिस्टोलियन स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, वो स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, एरिस्टोलियन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे जो टोटल थ्योरम होंगे वो इस स्टेटमेंट के ऊपर मतलब क्लोज होगी, जो बात हमें दी होगी वही हमने प्रूव करनी होगी, इसके अंदर वेरिएशन नहीं कर सकते हम, और ये ट्रू होगी या आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। नॉन एरिस्टोलियन आपके पास वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स दोनों एट अ टाइम आ जाते हैं। ठीक है, एट अ टाइम दोनों जब आ जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, नॉन एरिस्टोलियन कहते हैं। हम इस नॉन एरिस्टोलियन को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके लेवल से बाहर की चीज़ है। एरिस्टोलियन को हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स है, और क्लोज स्टेटमेंट आपको बताइए, और उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट आ गई। ठीक है बच्चे, अभी हम इससे आगे चलते हैं जी। दूसरी चीज हमने देखनी है कि एक्सियम किसे कहते हैं, पोस्टुलेट किसे कहते हैं, लॉजिकल रीजन किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। एक्सियम आपके पास क्या होता है, एक्सियम इज असम्पशन related to number that is considered to be true
considered to be true without any proof। मतलब ये वो स्टेटमेंट होती है जिसको आप ट्रू ही कंसीडर करते हैं विदाउट किसी प्रूफ के। मतलब आपको प्रूफ की उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप उसको कहते हैं कि ये ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, एग्जाम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ें जिस तरह ट्राइंगल है, नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर 3 एंगल होंगे, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या एग्जाम आ गया। इसमें नंबर्स की बात ऑलरेडी, ये शेप की बात हुई है, लेकिन ये शेप से रिलेटेड नंबर की बात हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम कहेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अल्लाह एक है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या कहलाएंगी, एग्जाम। जिस तरह 1 + 1 2 होता है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या एग्जाम आ जाता है। ठीक है, अगली चीज़ है पास्टुलेट। पास्टुलेट आपके पास क्या होता है वो देखते हैं। पास्टुलेट आपके पास होता है, यही अजम्पशन होती है, लेकिन ये नंबर के बजाय किसके ऊपर बात हो जाती है, यहाँ पर फिगर की बात है, तो इसको फिर आप क्या कहते हैं, पास्टुलेट। assumption related to figure is called postulate। अब इसमें ये नहीं है कि ये आप इसमें गेस कर रहे होते हैं, ये ट्रू भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके अंदर ये नहीं है कि आप कहेंगे कि ट्रू है, ये फॉल्स है। इसमें तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, या जो आपकी कंसिडरेशन होंगी उसको आप गेस करके लेकर चलेंगे, या उसको आपने प्रूफ करना होगा, उसे आप क्या कहेंगे, पास्टुलेट। जिस तरह मैं कहता हूँ एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ, यहाँ से मैं दूसरी ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ये साइड इस साइड की इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये जो assumptions थी, इनको आप क्या कहेंगे, पास्टुलेट कहेंगे। और जब नंबर की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एग्जाम कहेंगे। अब सेकंड चीज जो है उसका अंदर लॉजिकल रीजन है। लॉजिकल रीजन की बात हम करते हैं, लॉजिकल रीजन कैसे जी। अब लॉजिकल रीजन से आप लोग पहले वाकिफ भी होंगे, आप लोग CID ड्रामा देखते हैं, उसके अंदर कोई कत्ल हो जाता है फर्ज करें, और वो उसको फिर प्रूफ कर रहा होता है बंदा कि ये कत्ल जो हुआ है किसी खास वजह से। तो पहले वो फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि एक बंदा की डेथ हुई है और उसको ये कहा गया कि ये खुदकशी थी, जो भी थी उसको प्रूफ करना है, मैंने सुसाइड प्रूफ करना है, तो वो लोग फिर उसके रिलेटेड चीज़ों को ढूंढते हैं, और चीज़ों को ढूंढने के बाद उसके ऊपर वो दिमाग लड़ाते हैं, उसके बारे से जो बातें करते हैं, उसके अलावा से जो भी सबूत वगैरह उनको मिलते हैं, आखिरकार वो उसको माइंड सेट को यूज़ करते हुए उन सारी चीज़ों को, गवाह वगैरह जो भी होते हैं उनको यूज़ करके आखिर में वो प्रूव कर देते हैं कि ये आपके पास इस तरह से हुआ है। तो ये आपके पास एक तरह की लॉजिकल रीजन है। जिस तरह आप मुझे अगर कोई कहते हैं कि अब मुझे अगर कोई कहता है बंदा कि ट्राइंगल की 4 साइड, तो मैं जहन लड़ाऊंगा ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 3 होते हैं, तो 4 कैसे हो गया, मतलब ये इस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप मंतिक वगैरह कह सकते हैं, जो आपका दिमाग उसको चीज़ को कंसीडर करे, उसको आप क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरह से हम किसी भी थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि थ्योरम की टाइप्स, थोड़ा सा हम देखेंगे कि थ्योरम की टाइप्स आपके पास क्या क्या होती है, किस तरह के थ्योरम आपके पास हो सकते हैं, कैसे होंगे। ठीक है, तो थ्योरम की टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ आती है थ्योरम के अंदर, एक चीज़ आती है अच्छा, जो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो क्लास 9th और 10th के अंदर जो थ्योरम है वो सारे आपके पास डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम आते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब आप थ्योरी वगैरह, शेप्स वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ करके आप उसको प्रूव करते हैं, उस तरह के थ्योरम को क्या कहा जाता है, डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, अब डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम के अंदर जो है हमारी स्टेटमेंट के, जो हमने एक नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी, स्टेटमेंट के पार्ट्स देखने, स्टेटमेंट के आपके पास पार्ट्स कितने होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ इसने कहा कि इन अ ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, तो ये जो भी लफ्ज़ आपके पास इन से स्टार्ट होता है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी थ्योरम के अंदर। मतलब ये आपको बताया होता है कि जिस किस चीज़ के ऊपर आपने बात करी। यहाँ पर लिखा हो इन एनी ट्राइंगल, इसका मतलब कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो सकती है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अगली बात इसने स्टार्ट की है कि इफ के बाद, इफ के बाद जो इसने बात की है, 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द अनदर ट्राइंगल, तो ये जो इफ के बाद सारी बात हुई है, इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। इसको क्या कहा जाएगा, ये कि आपके पास हाइपोथेसिस। अगली चीज उसने जो बात की है देन के बाद वाली बात है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको कहा जाता है कंक्लूजन। मतलब कि इस इंफॉर्मेशन पे कि आपने बात किस पे करनी है, ट्राइंगल के ऊपर बात करनी है, और आपको बताया क्या कि मैं इसको 3 साइडें जो ट्राइंगल की हैं वो कंक्लूड है किसी दूसरी ट्राइंगल के, और आपने ये साबित करना है कि ट्राइंगल जो है वो आपके पास कौन सी है, कंक्लूड। तो ये आपके पास स्टेटमेंट की जो होती है वो 3 पार्ट्स होते हैं।
अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन भी हो, सम टाइम इंफॉर्मेशन नहीं भी गिवन होती, सम टाइम इफ का वर्ड यूज नहीं भी करते, सम टाइम देन का वर्ड नहीं भी यूज करते, लेकिन जो वैसे स्ट्रक्चर होता है थ्योरम का वो इस तरह से होता है। ठीक है, अगली चीज इसके अंदर आ जाती है थ्योरम का कन्वर्स। ये तो थ्योरम था, अब अगली चीज इसका कन्वर्स आ गया। अब कन्वर्स क्या है, हमारे पास जो थ्योरम था उसमें हाइपोथेसिस था और दूसरा आपके पास उसके अंदर क्या था, कंक्लूजन था। ठीक है, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। अब अगर आपका जो नया थ्योरम बने उसमें आपका कंक्लूजन किसकी जगह ले ले, हाइपोथेसिस की जगह, और हाइपोथेसिस किसकी जगह ले ले, कंक्लूजन की जगह। मतलब आप उसमें चेंज कर दें। इधर लिखा हुआ था जी थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट देन द एंड ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, तो ये इसको उल्टा दें। ये जो कंक्लूजन है ये हमारा बन जाए हाइपोथेसिस बन जाए, और ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये अगर हमारा कंक्लूजन बन जाए तो उस वक्त इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं। अभी देखिए क्या है, इन एनी ट्रायंगल इंफॉर्मेशन उसके अंदर वही है, ट्रायंगल चेंज नहीं है, बात वही है। इसमें कह रहे हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, देखें वो बात चेंज हुई। ये जो हमारा हाइपोथेसिस था, ये जो हमारा कंक्लूजन था, इस वक्त वो हमारा क्या बन गया जी, हाइपोथेसिस बन। ठीक है, अगली चीज उसमें थी थ्री साइड आर कंग्रुएंट, ये हमारा हाइपोथेसिस था, अब ये हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या बन गया जी, कंक्लूजन बन गया। तो देखिए वहाँ जो हाइपोथेसिस था यहाँ वो आके कंक्लूजन बन गया, यहाँ जो कंक्लूजन था वो हमारे यहाँ पर आके क्या बन गया, हाइपोथेसिस। तो इसको आप क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। ठीक है, अगली चीज इसके अंदर आती है क्रोलरीज, मतलब आपने एक थ्योरम प्रूव किया, उस थ्योरम से रिलेटेड जो चीजें आप जो उसके अंदर नया रिजल्ट जनरेट करेंगे, उससे जो कोई नया रिजल्ट निकलेगा उसको आप क्या कहते हैं, क्रोलरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखें इफ थ्री एंगल्स आर कंग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। देखिए ऊपर उसने कहा था साइड की बात की थी, साइड कंग्रुएंट हो, तो नीचे आकर उसने क्या की थी, अगर एंगल कंग्रुएंट हो तब भी ट्रायंगल आपके पास कंग्रुएंट है। तो ये इन थ्योरम से मैंने नया रिजल्ट निकाला है, तो इस रिजल्ट को फिर हम क्या कहेंगे, ये कि आपके पास क्रोलरीज आ जाती है। ठीक है, अगली एक चीज होती है राइडर। अब आपके पास राइडर किसे कहते हैं, राइडर क्या होता है, राइडर आपके पास एक ऐसा थ्योरम होता है जिसको आप प्रूव करते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, किसी दूसरे थ्योरम को यूज करके, किसी दूसरे थ्योरम को क्या करके यूज करके, उसको आप क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। आप एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं और उस थ्योरम के अंदर किसी दूसरे थ्योरम से आप हेल्प ले रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, राइडर कहलाता है। अब आपको मैं राइडर की एग्जांपल देता हूँ। क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 3 में वो कहता है कि अगर तीन साइडें राइट बाइसेक्टर हैं, वो एक पॉइंट पे कट करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे जी, पॉइंट क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। तो इस थ्योरम के अंदर हम ये कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, यानी कि ये थ्योरम नंबर 3 के अंदर हम यूज करते हैं थ्योरम नंबर 1 को। तो इस वजह से देखें थ्योरम 1 की बेस के ऊपर थ्योरम 3 को प्रूव कर रहे हैं, तो ये जो थ्योरम 3 है इसका एक स्पेशल नाम होगा और उसे क्या कहेंगे, राइडर कहेंगे। तो राइडर इस तरह से बनते हैं, मतलब किसी थ्योरम को आप किसी दूसरे थ्योरम की मदद से प्रूव करें, उसे आप क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। ठीक है, अगली चीज इसके अंदर एक आ जाती है जी लेमा। लेमा आपके पास छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं जिसको आपने यूज करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये शो करना है कि ये लाइन जो है वो स्ट्रेट है, या जिस तरह आपके पास थ्योरम के अंदर आप प्रूव करते हैं, जो 12 चैप्टर का जो सेकंड थ्योरम है उसमें कहते हैं इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास ये जो कोई राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, तो ये दोनों का फासला इसका बराबर होगा। फर्स्ट में ये कहते हैं। सेकंड में कहते हैं कि ये पॉइंट अगर दोनों साइडों से इसका फासला बराबर हो तो ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है। तो राइट बाइसेक्टर को शो करने के लिए हमें ये शो करना होता है कि ये लाइन भी आपके पास स्ट्रेट वगैरह 180 का शो करना पड़ता है। तो 180 के लिए मैं बात क्या करता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइन के स्पेस पर पोस्टुलेट को क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। तो जो भी हमें ये जो रिजल्ट मिलता है ये एक तरह का लेमा होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, 180 की, और 180 कौन सा एंगल आ गया आपके पास, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल से हम ये जाहिर कर देते हैं कि ये जो आपके पास लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन को शो करने के लिए हमारे पास छोटा सा रिजल्ट है जिसको हम क्या कह सकते हैं, लेमा कह सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रूफ होते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, लेमा। जिस तरह अभी हम कम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, जो भी उस तरह की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लेमा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 14 के अंदर हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं प्रोपोर्शंस की, तो वहाँ पर भी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिकली आपकी प्रीवियस मैथ से ली की होती हैं, जिनकी मदद से प्रूव करते हैं, उसे फिर आप क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। ठीक, अच्छा
अभी जिस तरह इंग्लिश में लेटर का एक आपके पास फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, इसी तरह थ्योरम को प्रूव करने का भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहली चीज इसके अंदर आपके पास जो होती है वो गिवन होती है। सेकंड चीज इसके अंदर होती है आपका प्रूफ होता है, जो आपने प्रूफ करना है। थर्ड आपके पास होती है वो कंस्ट्रक्शन होती है, और फोर्थ जो चीज होती है वो आपके पास इसके अंदर प्रूफ होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ कि कौन से थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और कौन से थ्योरम के अंदर नहीं होती, वो भी हम देखेंगे। गिवन आपके पास गिवन के अंदर जो चीजें होती हैं वो आपका हाइपोथेसिस होता है। जो भी आपका हाइपोथेसिस होता है वो आपका गिवन कंसीडर किया जाता है, जो प्रूफ में आता है वो आपका कंक्लूजन होता है। इंफॉर्मेशन को भी आप गिवन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस थ्योरम के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे गिवन क्या था जी, मैं इस थ्योरम को जो इस तरह लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी फिगर बनानी। इस थ्योरम के अंदर सबसे पहली चीज मुझे क्या बनानी पड़ेगी, फिगर। सो व्हाट इज फिगर? फिगर किसे कहते हैं? फिगर इज अ विजुअल सीन ऑफ ज्योमेट्री। मतलब उधर जो बात की गई थी ट्रायंगल की बात की गई थी, वो लफ्जों में ट्रायंगल थी। इस लफ्जों को जब मैं शक्ल दूंगा तो वो मेरी फिगर कहलाएगी। तो ये मेरी फिगर, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फिगर। अब मैं फिगर बनाना चाहता हूँ, उसने कहा कि कोई भी दो ट्रायंगल है, जो भी एक ट्रायंगल बना ली, इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल। इसका नाम मैंने रख दिया जी ABCDEF। उसने कहा था कोई भी तीन साइडें आपस में इक्वल। मैं फर्ज कर लेता हूँ ये वाली साइड इस साइड के क्या इक्वल है, तो मैं कैसे लिखूंगा, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे, DEF। और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, मेरा ऑलरेडी लेक्चर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट किसे कहा गया, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं इसकी बात करूंगा तो क्या कहूंगा जी, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू D। तो इस तरह से आपने चीजें लिखनी फिगर से, जो कि आपके किसके अंदर थी, हाइपोथेसिस के अंदर। फिर आपने प्रूफ क्या करने की, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने इस ट्रायंगल के बचे। कीप इन माइंड, आप क्रॉसपोलेंस लेंगे तो A के मुकाबले में जो एंगल होगा उसी को लेंगे। A के मुकाबले में D है तो यहाँ पर D लिखा जाएगा, इधर B है, B के मुकाबले आपके पास E है तो यहाँ पर E लिखा जाएगा, यहाँ पर C है उधर F था तो F। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे पीछे लिखें, आप क्रॉसपोलेंस के अंदर चल रहे तो आपको क्रॉसपोलेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज ही प्रूफ करें। अगली चीज है जी कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? द चेंजेस रिक्वायर्ड in a theorem in order to prove it। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको तस्वीर, जो शक्ल, जो फिगर होती है उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो उस चेंजेस वगैरह को आप क्या कहते हैं, ये कि आपके पास कंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रूफ आता है। अब जो थ्योरम जिसको आप कंस्ट्रक्शन के अंदर, किसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, किसके अंदर नहीं, वो ये देखिए। ऐसा थ्योरम जो डायरेक्ट प्रूव करना हो आपको, और ऐसा थ्योरम जिसके अंदर आप मेथड लगाएं, रिडक्टिव एड एब्सर्डम मेथड। तो इस थ्योरम के अंदर, इन दो थ्योरम्स के अंदर आपको नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। और जो थ्योरम आपके पास एनालिसिस मेथड होता है और आपके पास इंडक्टिव मेथड होता है, इन मेथड के अंदर, इंडक्टिव मेथड जो होता है, इनके अंदर आपको जो स्टेटमेंट के अंदर जो होती है आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। इंडक्टिव एनालिसिस मेथड क्या होगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर भी मैं बताता हूं। एनालिसिस मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, आप खुद उस चीज को सर्च करते हुए प्रूव करते हैं, उसको एनालिसिस मेथड कहा जाता है। इंडक्टिव आप सपोज करते हुए चलते रहते हैं और आखिरकार आपको रिजल्ट मिल जाता है, इस मेथड को इंडक्टिव मेथड। अब डायरेक्ट मेथड देखें, ये तो अंधे को भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइडें दूसरे की इक्वल हैं, तो इस तरह के मेथड के अंदर आपको इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको अमेंडमेंट्स की, चेंजेस की रिक्वायर्ड नहीं होती। सेकंड है रिडक्टिव एड एब्सर्डम मेथड, जिसमें आप प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, ट्राइकॉटमी को यूज करते हैं, ट्रांजिटिव को यूज करते हैं, या जिसमें आप जो होते हैं वो फॉल्स को लेकर चलते हैं, कंट्राडिक्शन को लेकर चलते हैं, और आखिर में उसको आप प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन की मदद से। उस थ्योरम को रिडक्टिव एड एब्सर्डम मेथड। आपकी बुक के अंदर 13.2 जो थ्योरम है, जिसमें आप ये कहते हैं कि साइड्स आर नॉट इक्वल, फिर आप कहते हैं कि ये इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगी, ग्रेटर नहीं है तो लेस होगी,
इस मेथड के अंदर, इस थ्योरम के अंदर ये मेथड इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है डिडक्टिव एड एब्जर्डम मेथड। तो इनके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, इनके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है जी प्रूफ। प्रूफ के अंदर आपके पास स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकंड क्या लिखेंगे, आपके पास रीजन लिखेंगे, क्रॉसपोर्डेंस का सिंबल आप यूज करते रहेंगे, ये आपके पास क्रॉसपोर्डेंस का सिंबल होगा जो मुकाबला आप करवाएंगे जो भी होगा। आखिर में जो कुछ आपका प्रूफ होगा, प्रूफ के बाद एक लफ्ज यूज करेंगे एंड पे। आपको बेस्ट ऑफ लक द एंड लिखने की जरूरत नहीं, ये सिंबल यूज करेंगे, इस सिंबल का नाम होता है स्लग। इसका मतलब होता है कि जो कुछ रिक्वायर्ड था वो आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेट होता है थ्योरम का, इसकी मदद से आप थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा हम इसके अंदर 10th के और 9th के थ्योरम में इसके अंदर प्रूव करूंगा और दैट्स ऑल फॉर